हेलो दोस्तों, आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका से होने वाला है, जो कि 3 अलग-अलग स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट, 100 शब्द प्रति मिनट और 120 शब्द प्रति मिनट की गति से डाला जा रहा है। इसकी पीडीएफ अगर आपको अलग से चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सारे अपकमिंग वीडियोज़ की लिंक और पीडीएफ मिल जाया करेगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, एक बार फिर मैं देश के पूर्वोत्तर राज्यों और अन्य पिछड़े क्षेत्रों के संबंध में मैट को पुनः देखने के हमारे अनुरोध को मान लेने के लिए वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि वित्त विधेयक में पहले प्रस्तुत किया गया था कि इससे नए उद्योगों में नए निवेशों के रूप में राज्यों को प्राप्त होने वाले लाभ समाप्त हो जाते, किंतु अपने भाषण में विधेयक प्रस्तुत करते समय उन्होंने यह मान लिया कि पिछड़े राज्यों, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में नए उद्योगों में निवेश के संबंध में धारा 80 के लिए मैट लागू नहीं होगा। वित्त विधेयक में वित्त मंत्री ने गुवाहाटी में 1 वर्ष पहले स्थापित किए गए पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम द्वारा अर्जित आय को छूट देने में पर्याप्त उदारता का परिचय दिया, किंतु यह एक ऐसा संस्थान है जो साहस पूंजी निधि की प्रकृति का है तथा देश के पिछड़े पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगिक और अन्य उद्यमों की विकास प्रक्रिया शुरू करने के लिए इसे स्थापित किया गया है। वर्षों से हमने यह रखा है कि असम में गुवाहाटी में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कार्य कर रहा है, किंतु उन्होंने राज्य में उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने में अत्यंत कम कार्य किया है। ऋणों या आवेदनों का मूल्यांकन करने में उनके मानदंड बहुत अधिक कड़े हैं। ये मानदंड अन्य राज्यों की तुलना में असम में बहुत अधिक कड़ा है। इसलिए उस क्षेत्र के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने काफ़ी कम ऋण दिए हैं। नए निगम ने जो पिछले 1 वर्ष से कार्य कर रहा है भी कुछ विशेष नहीं किया है। ऐसी आशंका है कि यह नया निगम भी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जो कि पिछले कई वर्षों से उक्त क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, की भांति ही कार्य करने लगेगा। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस निगम की आय पर छूट सिर्फ उस आय से संबद्ध होनी चाहिए जो उसे ऋणों, अग्रिम तथा उस क्षेत्र में स्थापित होने वाले नए
औद्योगिक उपक्रमों में पूंजी निवेश से हो रही है, ना कि आय के अन्य तरीकों से। वे आय अर्जित करने वाली अन्य आस्तियों में निवेश कर रहे हैं और वे छूट का लाभ प्राप्त कर रहे हैं केवल इसलिए कि इन निगम का एक कार्यालय गुवाहाटी में भी स्थित है। सभापति महोदय, मुझे आशंका है कि यह निगम ऐसा करने जा रहा है। यह निगम क्षेत्र के बाहर कंपनियों में इक्विटी निवेश करके अधिकाधिक धन अर्जित करने का प्रयास करेगा। यह निगम अन्य जगहों पर वित्तीय प्रपत्रों अथवा अन्य प्रकार के पूंजी निवेश करके अधिकाधिक धन अर्जित करने का प्रयास करेगा और छूट का लाभ उठाकर भी उक्त क्षेत्र के विकास हेतु कुछ भी नहीं करेगा। अगर छूट दी जाए तो यह छूट केवल उस आय पर होनी चाहिए जो कि उक्त राज्य में नए उद्योगों और नए उपक्रमों में किए गए पूंजी निवेश से अर्जित हो। मैट पर चर्चा करते हुए एक प्रश्न उठाया जा रहा है कि क्या यह निर्यातोन्मुखी परियोजनाओं पर भी लागू होना चाहिए। आयकर अधिनियम के खंड 80 के अनुसार निर्यात से होने वाली आय पर छूट दी जाती है। कई वर्ष पूर्व यह प्रावधान लागू किया गया था, परंतु तब से ही इसका दुरुपयोग किया जाता रहा है। कई मामलों में हमने पाया है कि इसका दुरुपयोग काले धन को सफ़ेद धन में परिवर्तित करने में किया जाता रहा है। निर्यातोन्मुखी उत्पादन के मामले में हमने देखा है कि काले धन का दुरुपयोग कच्चे माल को खरीदने और मंजूरी आदि देने के लिए किया जाता रहा है ताकि लाभ दर बढ़ जाए। निर्यात के पश्चात यह धन कर मुक्त निर्यात आय के रूप में वापस आ रहा है। इसलिए हम मुंबई और अन्य व्यापारिक पत्रिकाओं में छपे विज्ञापन देखते हैं जिनमें निर्यात लाभ को बेचने के प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। 1 करोड़ रुपए की निर्यात आय को 10 अथवा 20 लाख रुपए में किसी भी लाभ अर्जित करने वाली कंपनी को बेचा जा सकता है क्योंकि वह कंपनी निर्यात कारोबार से कर छूट का लाभ उठाएगी और वे अपने अवैध साधनों से निर्यातक फर्म के लिए कतिपय धनराशि देने को तैयार हैं और इसके साथ साथ इस कंपनी के निर्यात ऋण भी दे सकती हैं ताकि निर्यातोन्मुखी कंपनियां के निर्यात ऋण का लाभ उठाया जा सके। इस प्रकार का दुरुपयोग
काफ़ी लंबे समय से होता आ रहा है। मेरे विचार में मैट को निर्यातोन्मुखी कंपनियों पर लागू करना एक सही कदम है। वर्तमान में यह सिर्फ निगमित इकाइयों पर ही लागू होता है। इसके प्रभाव जानने के लिए इसे थोड़े और समय के लिए उन्हीं के पास रहने देना चाहिए। आयातित चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं और हमें अच्छे किस्म की चीज़ें ऐसी नहीं मिल पाती। मैंने अपने किसान भाइयों और मज़दूर मित्रों से अनेक विषयों पर बातें की हैं। मैंने बाहरी प्रभाव के बारे में भी उल्लेख किया है। यह सब इसलिए कहा गया है जिससे हमारे किसान, खेतिहर मजदूर, हमारे आदिवासी, रेगिस्तानी प्रदेश के लोग तथा अन्य दूरस्थ स्थानों के लोग यह जान सकें कि हमारी कठिनाइयाँ क्या हैं और हमने क्या सफलताएं पाई हैं। आपको स्मरण होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू लंबे लंबे भाषण दिया करते थे और मंच पर उपस्थित लोगों को आश्चर्य होता था कि वे किसानों की उपस्थिति में इतने लंबे भाषण क्यों देते हैं। विज्ञान, विदेश नीति और योजनाओं के बारे में बातचीत करने की आवश्यकता उन्हें क्यों अनुभव होती है। लेकिन पंडित जी कहा करते थे कि जब तक देशवासी इन बातों की तह तक नहीं पहुँचेंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। चूँकि वह लोगों से विज्ञान के बारे में बातें किया करते थे, मैं समझती हूँ कि उससे एक ऐसी नींव पड़ी जिससे हम सब किसानों के पास गए और वैज्ञानिक बातों की जानकारी दी तो वे नई तकनीक अपनाने के लिए तैयार मिले। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।